चलें, okay, taking permission from you, I'm recording this session. Okay, so let's start. I saw your score, I saw your blue lines, and you like there are small, very minute mistakes that you must have done, some small blunders that you must have done. That was due to because you must not have prepared for a long time. आपने ज्यादा देर प्रैक्टिस नहीं की होगी। कितनी देर प्रैक्टिस की थी? मैम 1 मंथ की थी बस। 1 मंथ इनफ नहीं होता, क्योंकि देखें होता ये है कि जो पीटी का इतना ज्यादा कंटेंट है कि हर बार नए किस्म के सवाल आ रहे होते हैं। तो एक महीने यस में आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो 30 किस्म के सवाल प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। मगर उनका इतना डेटा बैंक है कि उसमें हजारों सवाल हैं। तो मैंने 8 महीने प्रैक्टिस की है, क्योंकि मेरा वो असेसमेंट उसमें थी, चल रही थी, तो मेरे पास बहुत टाइम था, तो मैं प्रैक्टिस करती थी। असेसमेंट आने के बाद भी मैंने 3 महीने के बाद एग्जाम दिया, क्योंकि मैं मॉक देती थी और मेरा डिजायर्ड स्कोर 79 था। तो मैं ऐप यूनी की मॉक देती थी और मैं डेली देखती थी कि कितना आ रहा है। तो अगर मेरा एक दिन 60 आया तो मेरी टारगेट होता था कि 61 आए, दूसरे दिन मेरी कोशिश होती थी कि 62 आए। जब तक मेरे मॉक में 80 पे नहीं आना शुरू हुए और वो 3 4 5 दिन सस्टेन, एक हफ्ता मार्क्स सस्टेन नहीं हुए, मैंने टेस्ट नहीं दिया था। क्योंकि ये बहुत महंगा टेस्ट है, ठीक है। हम जैसे लोगों के लिए 70,000 बड़ा मुश्किल है। इंडियंस को देखें, उनको तो 15,000 रुपये में हो रहा होता है। तो जब तक यस आप मतलब यकीन करें, जितना मॉक में मार्क्स आते हैं ना, उतने उससे 5 ज्यादा रियल लाइफ में आते हैं। मगर मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ स्पीकिंग में ये है कि अगर मेरे 80 से कभी अबव नहीं गए और स्पीकिंग में वहाँ मेरे 87 आ गए, 90 भी आ जाते, मगर थोड़ा ग्लिच हो गया था। तो जोर से बोलने की आदत हो गई थी और बार बार इन्विजिलेटर कह रहा था क्या आहिस्ते बोलो, उसमें थोड़ा सा ड्यूरिंग स्पीकिंग जो है वो हम लोगों की कन्वर्सेशन चल रही थी, तो उसमें थोड़ा ग्लिच आ गया। खैर इतना बुरा भी मेरे माशाल्लाह 80 अबव सब में आए, क्योंकि मुझे पता था यस। कि जब तक मेरे 80 मॉक में नहीं आए थे ना, मेरे रियल में एग्जाम नहीं दिया था। तो एक महीने में नहीं आते इतने मार्क्स, दिखने में यूट्यूब पे बता रहे होते 1 महीने में हो जाता है, एक हफ्ते में हो जाता है, वो लोग होते हैं या तो बाहर रह रहे होते हैं। अब वो जिन ज्यादातर जिनके चैनल्स हैं वो खुद ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, तो वो तो डेली आते जाते फिरते घूमते फिरते अंग्रेजी ही सुन रहे होते हैं, डिफरेंट एक्सेंट सुन यस। रहे होते हैं। तो उनके लिए एक नॉर्मल डेली रूटीन है, हमारे लिए नहीं है। हमें तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में एक्सेंट ही नहीं समझ आ रहा होता कि उसने स्टूडेंट बोला है या स्टूडेंट्स बोला है, यही नहीं समझ आ रहा होता। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चले, आपने अभी कोई मॉक है आपके पास, अगर मैं उसको यहाँ हम उसको डिस्कस कर सकें? नहीं मैम, मॉक तो नहीं दिया मैंने ना। उससे पहले कभी भी नहीं दिया? वो आईडी याद नहीं है मैम, उसका ना पासवर्ड। वो तो उसमें बड़ा आसान है, आप उधर जाके लॉगिन में कहें फॉरगेट पासवर्ड, फिर आप ईमेल एड्रेस डालें, वो आपको ऑप्शन देता है और आप उसको लॉगिन कर दें, वो नया पासवर्ड डाल दें, वो तो बड़ा आसान है। नहीं, वो एकेडमी वाली ऐप थी ना मैम। अच्छा, एकेडमी यानी कि किसी किसी एकेडमी को ज्वाइन किया हुआ था? जी। हद होती है, कितने पैसे दिए थे वहां पे? मैं आपको बताऊं, मैं एकेडमी ना, जैसे मैं आपको डेमो दे रही हूँ, तो मैंने 3 4 एकेडमी वालों को अप्रोच किया। एक को मैंने अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि हाँ जी कल से आ जाए, इतने पैसे दे दें। मैंने कहा जी आपके ट्यूटर ने खुद कभी एग्जाम दिया? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा तो फिर वो पढ़ा कैसे रहे? तो वो कह रहे नहीं हमारे बच्चों के तो 90 आ जाते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, एक बंदे ने खुद टेस्ट नहीं दिया, वो 90 कैसे हो सकता है? फिर एक साहब से मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया है कि जी मैंने 4 साल पहले दिया है। अब हर 6 महीने के बाद पैटर्न चेंज हो रहा है, हर यस छह मैम। महीने के बाद उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक चेंज हो रहा है। वो 4 साल पहले उसने दिया था, मैं 30,000 रुपये मैं इस बंदे को दूं जिसने 4 साल पहले। फिर उसने जो है वो एक इतनी बड़ी क्लास सजा के रखी हुई थी, और मैं उससे सवाल पूछे जा रही हूँ, वो मुझे जवाब ही नहीं दे रहा, क्योंकि वो इतना बिजी दूसरे स्टूडेंट्स में था। तो एकेडमिया तो देखें, हमारे बहुत से, आपने उससे पूछा था कि उसने कभी टेस्ट दिया है, और अगर दिया है तो लास्ट कब दिया था और उसका स्कोर क्या आया था? अच्छे खासे फेक भी होते हैं, वो जी। फ्री कमाने के चक्कर में होते हैं। ऐसा ही है मैम। तो अपना थोड़ी अपनी रिसर्च करनी चाहिए थी, और मुझे पाकिस्तान पता है पाकिस्तानियों का आधे से। 20,000 दिए थे मैम। जी, 20,000 दिए थे। 20,000 भी एक रकम है ना। तो इससे जी। अच्छा था आप ऐप यूनी पे मॉक ले लेते, ठीक है, और अपने टेस्ट करते रहते। ऐप यूनी है भी 6,000 की, सिर्फ 6,000। तो मैंने यस ऐप जी। यूनी का दिया था, और एक दफा बाई की थी, टेस्ट दिए थे महीने की। तो मेरे तकरीबन 75 पे आ रहे थे, और महीना खत्म हो गया। मैंने दोबारा बाई किया 6,000 का, और दोबारा किया तो मेरे तकरीबन 12,000 लगे, 12,000 लगे और मेरा स्कोर आ गया। लेकिन इनमें से सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उनसे सिर्फ एक पूछ रहे हैं कि आपने कोई टेस्ट दिया है कि नहीं दिया,
अगर नहीं दिया, अगर दिया हुआ है तो कब दिया था, अपना स्कोर दिखाए, ओरिजिनल जो रिजल्ट है वो दिखाए, वो उससे पता चलता है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे मेजोरिटी लोग मतलब फेक है, आता जाता उनको कुछ भी नहीं है, मतलब हाँ। खुद ही सीखे खुद ही करे, सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ऐप यूनी बड़ी अच्छी थी। तो खैर जो हो गया सो हो गया, क्योंकि हाँ जी। 70,000 बड़ी कोई छोटी रकम नहीं है। तो खैर यस। वो तो यूनिवर्स यहाँ पे तो सारे फेक है, सारे। जी मैम। इवन यूनिवर्सिटीज भी सारी लूटने के चक्कर में एक बिजनेस बना के रखा हुआ है। मैं पढ़ाती हूँ, मुझे पता है। तो जी एनीवेज, मैम, ऐप यूनी पे ना 60, 62, 58 तक आते हैं। और आपको कितने चाहिए थे? 58। ठीक है, तो उसको बरकरार, उसको कितनी देर आपने कंटिन्यू किया था, कितनी दफा आपकी 658 आए थे? यानी कि 6 7 बार। 6 7 बार आए थे, तो आप, आपका ये है कि उस हिसाब से मार्क्स नहीं आए। एक देखिए उस पे आ गया होगा आपका, क्योंकि आपने महीना प्रैक्टिस किया ना, तो जो क्वेश्चंस थे ना, वो बैंक बड़ा, उनका डेटा बैंक बहुत बड़ा है, राइट? तो आपने जो प्रैक्टिस किया होगा, वो कुछ क्वेश्चंस किए होंगे। अब आप खुद बताएं, मेरे एक सवाल का जवाब दें। रिटेल लेक्चर जो रिपीट सेंटेंसेस होता है, वो 11 क्यों होते हैं? जी मैम। रिपीट सेंटेंसेस में 11 सवाल क्यों आते हैं? ये रिपीट सेंटेंस मैम, यानी कि 5 6 वर्ड यानी कि रिपीट कर सकते हैं। हाँ, मगर उसमें 11 क्वेश्चंस क्यों आते हैं? जैसे रीड अलाउड में 6 आते हैं, रिपीट सेंटेंस में 11 आते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब इमेज में 3 आते हैं, रिटेल लेक्चर में 1 आता है। तो ये बताए, रीड अलाउड में 6 क्यों आते हैं, 10 क्यों नहीं आते? क्योंकि वो आपको 6 मुख्तलिफ तरीके से जज करना चाह रहा होता है। वो जो सवाल होते हैं ना, जी। वो 6 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के होते हैं। एक सवाल मैंने ये देखा है, ऐसा होता है जिसमें एक भी फुल स्टॉप, एक ही फुल स्टॉप होता है, कंटिन्यूस बोलना पड़ता है। दूसरा सवाल कुछ ऐसा आ रहा होता है जिसमें कॉमा 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 कॉमा, यानी कि ब्रेक्स बहुत ज्यादा होते हैं। फिर एक ऐसा सवाल होता है जिसमें लफ्ज जो है ऐसा लग रहा होता है टंग ट्विस्टर है, सारे स्टूडेंट्स एंड पीसीस एंड एस 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 या ई डी उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ ऐसे सवाल आ रहे होते हैं कि जिसमें बहुत मुश्किल वोकैबुलरी डाली होती है, जैसे आप प्रोनाउंसिएशन में फंसते हो। वो आपको 4 6 मुख्तलिफ तरीके से जज कर रहा होता है कि आपकी अंग्रेजी कैसी है। इसी तरह रिपीट सेंटेंस में इसलिए देता है, कुछ छोटे जुमले देता है, कुछ बड़े देता है, किसी में कुछ एक्सेंट होता है, किसी में कुछ, किसी में वो सवाले अंदाज में पूछ रहा होता है, किसी में गुस्से वाले मूड में होता है, किसी में इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, किसी में बता रहा होता है। वो सारे आपकी अंग्रेजी जज करना चाह रहे होते हैं। तो एक महीने में जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप बहुत कम किस्म के स्ट्रक्चर्स के सवालों को कर रहे होते हैं, बहुत कम वोकैबुलरी वाले। मगर जब आप लॉन्ग टाइम के लिए उसको सर्च करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो हजारों तरीके से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हुआ होता है। रिपीट डिस्क्राइब इमेज भी 3 अलग किस्म के होते हैं। एक तस्वीर होती है, एक में एक तस्वीर होती है और कुछ लफ्ज लिखे हुए होते हैं, और एक ऐसी होती है जिसमें लफ्ज ही लफ्ज लिखे हुए होते हैं। वो 3 अलग इसलिए होती है ताकि समझ सके कि आप इन तीनों मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरों को कैसे बोल पाते हो। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से क्या होता था कि कहीं पे ग्राफ हैं, कहीं पे बार्स हैं, कहीं पे लाइनें हैं, कहीं पे किचन का तस्वीर है, कहीं पे बिल्डिंग की तस्वीर है, कहीं पे पहाड़ों की है, कहीं पे जंगल की है, कहीं पे समंदर की। तो वो हर तरीके से आपको चेक करता है। तो जब आप लंबे अरसे के लिए प्रैक्टिस करते हो, तो आपको हर किस्म की क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाती हैं आपकी। तो इससे तो मैंने आपको बताया था ना कि आपकी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है। समराइज रिटन टेक्स्ट यस मैम। जो है वो भी इसी तरह होता है कि उसमें इतने किस्म के पैराग्राफ होते हैं। मैंने जब 8 महीने में देखा, कुछ ऐसा पैराग्राफ थे जिसमें इतनी छोटी लाइन लिखी हुई थी कि वर्ड्स काउंट पूरे करना ना मुश्किल हो रहा था। कहीं पे इतने ज्यादा लिख रहे, ज्यादा लफ्ज थे कि समझ नहीं आ रही थी कि कौन से लफ्ज लिखे समराइज रिटन टेक्स्ट में, कौन से छोड़ दें। तो वो आपको डिफरेंट तरीके से जज कर रहा होता है। तो ज्यादा लॉन्ग पीरियड, मेरा तो ये सजेशन होता है कि कम से कम 6 महीने प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि मसला ये है कि अंग्रेजी हमारी जबान नहीं है, तो वो हमें अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे टेस्ट, पियर्सन का जो रियल लाइफ में एग्जाम है, वो ऐप यूनिवर्सिटी से भी मुश्किल आता है। रीडिंग, स्पेशली रीडिंग यस। बहुत मुश्किल आती है, बहुत वहां पे मुश्किल आती है, ग्रामर वगैरह ये वो बहुत ज्यादा आता है। फिर ऐप यूनि की एआई इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है जितनी उनकी है। तो खैर जो हो गया सो हो गया। जैसे, तो उन्होंने आपको ऐप यूनि पे ही प्रैक्टिस कराई होगी, और आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ जी होगा, मैम। और आपने उस पे की होगी। उन्होंने खुद से गाइडलाइन नहीं बताई होंगी कि, या उन्होंने आपकी जो गलतियां आ रही थी वो डिस्कस होती थी यस मैम। कि वो आपने कहाँ क्या गलती की है।
जो आपके, तो आप इससे मिसाल के तौर पे दो तीन कुछ ऐसे एग्जांपल्स जी, बताएं जो उन्होंने आपकी मिस्टेक आपको करेक्ट की हो। रिपीट सेंटेंस में मैम, रीड अच्छा। अलाउड में, अच्छा, रीड अलाउड और में रीडिंग आपकी क्या मिस्टेक्स ठीक की थी? गैप आता था मैम। गैप आता था, वो तो फ्लुएंसी का ना, गैप के अलावा और भी 10 चीजें होती हैं कि आपकी हाँ जी। फ्लुएंसी टूट जाती होगी। इसके अलावा भी 10 चीजें, जी जैसे मैं अभी आपको एक दिखाती हूँ, मैं लेट्स सी आप उसको कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, मैं अपना ऐप यूनी यहाँ ओपन करती हूँ, मेरा भी आज ही एक्सपायर हुआ है। जी अ, मैम। तो मैं खैर ऐप यूनी वो फ्री वाला हम कर लेते हैं। यस मैम। तो मैंने जिस तरह मैं मॉक दे रही हूँ ना, मैंने डिफरेंट कोचिंग सेंटर वालों से अप्रोच किया था। तो मैं कहती थी नहीं ये वो, तो कहते थे, खुद कहते थे एक मॉक ले लें, एक मॉक ले लें, तो मैं हमेशा एक डेमो ले लें हमसे फ्री का। तो मैं कहती थी अच्छा ठीक है। तो मैं हमेशा उनको ये कहती थी कि मेरी स्पीकिंग का बताओ, तो मैं उनसे सिर्फ स्पीकिंग ही करेक्ट करवा रही होती थी। वन ऑन वन आपको फीडबैक चाहिए होता है, बाकी मैं खुद ही कर लेती थी। तो उससे मुझे ट्रिक समझ आ गई कि ये लोग सिखाते क्या है, क्या बताते हैं। एक सेकेंड मैं आपको देती हूँ, तो आप मुझे नजर आएगा, पता चलेगा कि आप स्पीकिंग सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। अच्छा, मैं स्क्रीन, लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। अब मैं अंग्रेजी में बात करूंगी, आपने समझ सुनना होगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Okay, I will show you a paragraph and now you have to read it. Don't worry about the marks, just I want to see how you read it. Can you see the screen? यस मैम। Okay, start reading. A community urban forest is an extension of its pride and गलत, community इज spirit. अ तो नहीं लिखा हुआ, इज एन लिखा हुआ है। एक मिस्टेक आपने ये Yes की मैम। होगी, आगे चलें। Trees enhance community economic stability by attracting businesses and tourists as people tend to linger and stop longer tree-lined streets. Apartments and offices in wooded areas rent more quickly and businesses office spaces developments with बिजनेसेस trees ऑफिस profit पढ़ा आपने, high लीजिंग। productivity and fewer बिजनेसेस expenses. लीजिंग लिखा हुआ है, आपने लीजिंग वर्ड नहीं पढ़ा। आगे, ऑफिस Yes स्पेसेस ma'am. इन, इन Development with trees डेवलपमेंट higher नहीं है, productivity and डेवलपमेंट्स fewer लिखा हुआ है, expenses. डेवलपमेंट्स लिखा हुआ है। मैं आपको जी ये मैम। रिकॉर्डिंग करके ना लिंक शेयर करूंगी, आप खुद अपनी मिस्टेक देखिएगा कि आपने गलत पढ़ा। डेवलपमेंट्स विद, आगे पढ़े, विद। Trees हाँ, trees reported higher productivity and fewer absences. ठीक है। यहाँ पे एक सबसे पहली मिस्टेक समझ आ गई कि आप मतलब इतनी देख नहीं रहे कि डेवलपमेंट लिखा हुआ है या डेवलपमेंट्स लिखा हुआ है। फिर आपने लफ्ज खा गए, और आप लीजिंग वर्ड आप खा गए हो। लीजिंग तो इजी वर्ड है, तो इस तरह। अच्छा, अगर मैं आपको दूसरा एक डिस्क्राइब इमेज दिखाऊं, चलो सबसे मिस्टेक तो यह समझ आ गई, आपकी स्पीड ठीक है। मसला ये है कि आप लफ्ज खा रहे हो। आपके प्रोनाउंसिएशन में भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एशियन प्रोनाउंसिएशन है, फाइन है, इट्स फाइन है, बुरी नहीं है, अच्छी है। सिर्फ मसला ये कि आप लफ्ज खा रहे थे, ठीक है। अच्छा, दूसरा डिस्क्राइब इमेज। अच्छा, इस इमेज को डिस्क्राइब करें। मैम क्लियर नहीं नजर आ रही, जूम करो। जूम करने से रेंज से बाहर ना चली जाए। अब आ रही है? थोड़ी और मैम जूम, बस यस मैम ओके। अब बताएं कैसे पढ़ेंगे उसको। The given image gives information about education. It is very beautiful गलत, image and एजुकेशन I नहीं have to है, speak. एजुकेशन Please बजट अलोकेशन, पूरा पढ़ें। देखिए मैं आपको बताती हूँ, डिस्क्राइब yes इमेज में ये जो तस्वीर में लिखा हुआ है ना, ये सारे इसके आंसर में फीड हुआ हुआ है। तो जो जो लफ्ज लिखे हुए हैं आप उसको पूरा पूरा पढ़ेंगे ना, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। लोग पागल हुए हुए थे, टेम्पलेट 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 टेम्पलेट। भाई टेम्पलेट में असल में 40 लफ्ज तो टेम्पलेट के खुद के होते हैं, जो कि आप इनके सिस्टम में फीड नहीं है। तो वो टेम्पलेट बोलते बोलते आपके 20-25 सेकंड चले जाते हैं, पीछे इतना टाइम ही नहीं बचता कि आप वो चीज पढ़ सको जो तस्वीर में लिखी हुई है। तो टेम्पलेट वहां काम आता yes है जहां तस्वीर में कुछ भी ना हो, या आपको, या तो पहली बात आपको पढ़ना ना आता हो, या आपको डर है कि कहीं अंग्रेजी गलत ना बोल दे, या सिर्फ टेम्पलेट वहां बोला जाता है, पढ़ा जाता है जहां पे तस्वीर में कुछ भी ना हो। अब तस्वीर में ऑलरेडी 10 चीजें लिखी हुई, आप वो पढ़ोगे ना,
वहीं आपके 30 सेकेंड्स पूरे हो जाएंगे और वही मार्क्स देगा, क्योंकि आंसर में आपको मैं भी नीचे दिखाऊंगी कि आंसर में यही चीजें लिखी हुई है। तो आप सिर्फ ये भी पढ़ लोगे ना, एजुकेशन जो जो लिखा हुआ है उसको सिर्फ पढ़ लोगे, आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो आपने एजुकेशन पढ़ के छोड़ दिया, नहीं, एजुकेशन बजट अलोकेशन है। तो आपको 1 नंबर तो यहाँ मिल जाएगा पूरा पढ़ने में। आगे पढ़े, फिर बताएं, कंटिन्यू करें। It, I have to speak for 40 seconds about this image. हाँ, There are different elements in the image which are primary education, education research, and teacher training to ठीक है, कोई बात नहीं। फंबल हो रहा है वो उसका, मैं अभी फंबल नहीं देख रही, मैं सिर्फ देख रही हूँ पढ़ कैसे रहे हो, और पढ़ क्या क्या पढ़ते हो और क्या क्या छोड़ते हो। कोई बात नहीं, फंबल हो गया, आगे बढ़े। yes, ma'am. To conclude, हाँ, the तो image was very informative. बिल्कुल। अब आपको जो मार्क्स मिले हैं ना, सॉरी बट सही मिले हैं। क्योंकि देखें, आपको जब इमेज पढ़ी जाती है, मैं वही बात, लोग टेम्पलेट टेम्पलेट के पीछे पागल होते हैं। टेम्पलेट ना भी हो आपके पास, जीरो टेम्पलेट है, मैंने कोई टेम्पलेट याद नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक दफा देख लिया था कि अच्छा क्या है। आपने जो तस्वीर के अंदर लिखा हुआ है ना, वो आप पूरा पढ़ देंगे ना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपने टीचर ट्रेनिंग, आपने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा, टर्शरी एजुकेशन नहीं पढ़ा। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है ये परसेंटेजेस। अब अगर टीचर नहीं भी है, ठीक है, मैंने खुद को कैसे पढ़ाया, देखिए इन्होंने इसके खुद आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, हम सबमिट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात डिस्क्राइब इमेज की याद रखें, आपको सबसे पहले बताना होगा कि हाईएस्ट वैल्यू क्या थी और लोएस्ट वैल्यू क्या थी, खुद देखें। द ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन बजट एलोकेशन, मैंने कहा ना पूरा पढ़े, ये देखें पूरा, ठीक है। Yes, ma'am. इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव पिक्चर, अकॉर्डिंग टू द पिक्चर आई कैन सी दैट बोथ सेकेंडरी एंड टर्शियरी एजुकेशन ऑक्यूपाइड 20% इन द बजट। आपने कोई परसेंटेजेस वैल्यू पढ़ी? कोई भी नहीं पढ़ी, राइट? कोई भी नहीं पढ़ी। हालांकि Yes, ma'am. देखिए ये जो भी तस्वीर में ये इन्होंने यहाँ लिखा है ना, वो सारा तस्वीर में लिखा हुआ था। सेकेंडरी एजुकेशन भी लिखा हुआ है, टर्शरी एजुकेशन भी लफ्ज लिखा हुआ है, 20% भी लिखा हुआ है, ये देखें ऊपर, ठीक है। एक और, तो फिर दूसरा, इन द बजट फ्रॉम द ग्राफ आई कैन सी दैट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऑक्यूपाइज 15% इन द बजट, ये खुद देखें। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 15%, ये लिखा हुआ है, ठीक है, नजर आ रहा है ग्रीन में, ये रहा, Yes, ma'am. ठीक है। फिर आगे है occupied in the budget. Moreover, I can see from the graph that the highest value, अच्छा, सबसे डिस्क्राइब इमेज में क्योंकि ग्राफ होता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, आप बताएं कि हाईएस्ट वैल्यू लफ्ज हाईएस्ट या मैक्सिमम, लफ्ज लोएस्ट या मिनिमम, ये जरूर यूज करें, जरूर यूज करें, मस्ट है। Yes, आपको हर ग्राफ में नीचे एक्सप्लेनेशन में ये वर्ड नजर आएंगे, क्योंकि ग्राफ होता है इसलिए कि कुछ लफ्जों में बताया जाए कि जी इसको हाई, इसके लिए ज्यादा ये है और इसके लिए कम। जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो हम कहते हैं कि जी इमरान खान के हाईएस्ट फॉलोअर्स इमरान खान के इतने हैं, लोएस्ट फॉलोअर्स इमरान खान के इतने हैं, या हाईएस्ट फॉलोअर इस पार्टी के, लोएस्ट फॉलोअर, हमेशा ग्राफ में यही चीज बताई जाती है, ठीक है, जो टीवी पे भी ग्राफ आ रहे yes, होते ma'am. हैं न्यूज में। तो हाईएस्ट वैल्यू इज प्राइमरी एजुकेशन, जो कि है, इन्होंने खुद बताई हुई है कि जी 25%। और फिर एंड द लोएस्ट एजुकेशन वैल्यू इन एजुकेशनल रिसर्च एंड टीचिंग ट्रेनिंग इज 10%। तो इन्होंने देखे कोई टेम्पलेट की बात नहीं लिखी कि दिस इज द, और इन कंक्लूजन द पिक्चर इज वेरी, उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं 40 सेकेंड बात करूंगा, ये वो कुछ नहीं, उन्होंने सिंपली जो कुछ तस्वीर में लिखा हुआ वो पढ़ के बता दिया कि जी Yes, एक ma'am. एजुकेशन, उन्होंने सारी चीजें बता दी, एजुकेशन रिसर्च भी बोल दिया, टीचिंग ट्रेनिंग भी अल्फाज बोल दिए, ये सारे सारे जो भी तस्वीर में लिखे हुए हैं ये सारी की सारी चीजें नीचे लिखी हुई हैं। तो इसका ट्रिक ये होता है कि अगर कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें पहले ही इतना ज्यादा लिखा हुआ है, तो आप सिंपली उसको अच्छी तरीके से पढ़ दें। जैसे आप एक इंसान को, आम इंसान को समझाएंगे कि जी पता है इमरान खान के इतने वोटर्स थे और पीपी को इतने वोट्स मिले और सबसे ज्यादा इसके थे और कम सबसे कम इसके थे, जैसे हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में एक आम आदमी को ग्राफ पढ़ के बता रहे होते हैं कि ये ज्यादा मकबूल है, अभी इलेक्शन में ये हो रहा है, ये हो रहा है, जैसे हम आम आदमी को बताते हैं। हम Yes, ये थोड़ी कहते हैं कि आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब अ टेम्पलेट, में आपको एक टेम्पलेट बताऊंगा कि ये नहीं, आप उसको सिंपली एक ग्राफ बता दो। इसी तरह ये ग्राफ भी ऐसे पढ़े जाते हैं, और अगर नहीं समझ आए तो मैं जब भी प्रैक्टिस करती थी पहले खुद पढ़ती थी ग्राफ को, फिर इसके नीचे जो आंसर दिया हुआ है ना वो पढ़ती थी कि इन्होंने कैसे बताया। तो मुझे समझ आ गया कि सबसे मैंने ये देखा हर तस्वीर में इन कंक्लूजन वर्ड वो जरूर बताते हैं, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वर्ड वो जरूर बताते हैं, जो जो अल्फाज लिखे हुए उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो जो परसेंटेजेस लिखी हुई उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमको एक सवाल देख लेते हैं जिसमें तस्वीर हो, अब देखते हैं तस्वीर को उन्होंने कैसे बताया होगा। आई डोंट नो, अब कोई ऐसी तस्वीर वाली जिसमें खाली तस्वीर हो, ठीक है। अब ये देखें,
अब ये इतना ज्यादा इस पे लिखा हुआ है कि अगर आप टेम्पलेट पढ़ने पे आए तो इनका आंसर मिस हो जाएगा, हालांकि ये सारी चीजें नीचे आंसर में होंगी। तो वो जो फीड करते हैं ना आपके आंसर सिस्टम में, तो वो ये चीजें फीड करते हैं, वो आपके टेम्पलेट को फीड नहीं करते। तो कोशिश क्या यस मैम। करें कि जो जो तस्वीर में लिखा हुआ है बंदा ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करे, उसमें आपको टेम्पलेट रटने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मसला था। अब मुझे यहाँ यस पे मैम। क्लियरली समझ आ गया कि आपके जो मार्क्स गिरे, मैंने आपको शायद बताया भी था कि अगर स्पीकिंग में गिरे होंगे तो क्यों। और ये आपको पता था कि रीड अलाउड, जो स्पीकिंग में मार्क्स होते हैं वो रीड अलाउड में भी काउंट होते हैं, ये आपको पता होगा। यस मैम। हाँ, तो जाहिर सी बात है, जब आप रीड स्पीकिंग जो रीड अलाउड आपने अभी पढ़ा उसमें इतनी आपने मिस्टेक्स की, एस एस छोड़ दिया तो आपने ग्रामर की मिस्टेक की, फिर आपने कुछ लफ्ज छोड़ दिए वो भी आपने मिस्टेक की, फिर प्रोनाउंसिएशन में आपको इतना इशू नहीं है, वो ये अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको प्रोनाउंसिएशन में मसला है। तो जाहिर सी बात है, जब आपके स्पीकिंग में गिरे तो आपकी रीडिंग में भी गिर गए, जब आपके डिस्क्राइब इमेज में गिरे तो आपकी रीडिंग में भी गिर गए। आपके आई डोंट नो आपने रिटेल लेक्चर कैसे पढ़ा होगा, अगर वहां मार्क्स गिरे होंगे तो लिसनिंग में भी गिर गए होंगे, राइट। आपका एस्से के मार्क्स यस अच्छे थे, मैंने देखा था एक्सटेंडेड राइटिंग की जो आपकी ब्लू लाइन है वो बहुत लंबी है, दैट मीन्स एस्से आपका अच्छा था। आपके समराइज रिटन टेक्स्ट में इशू था। अगर मैं आपको अभी समराइज रिटन टेक्स्ट दिखाती हूँ तो आप मुझे, आप जाहिर सी बात है अभी टाइप नहीं करेंगे, मगर मुझे सिर्फ बताएं कि उसको आपने अटेम्प्ट कैसे किया था। तो ये सारा डिपेंड करता है। और मैं सारे लेक्चर्स देखती थी, सबके देखती थी, नकुल के भी और लैंग्वेज एकेडमी के भी, वरुण के भी। देखिए नेट पे हर चीज फ्री में पड़ी हुई है, जब क्या जरूरत है कोचिंग्स लेने यस की मैम। किसी से। और वो तो लोग वो हैं जिनके 90 मार्क्स आए हुए हैं, हमारे कोचिंग सेंटर के किनके 90 मार्क्स आए हैं। यस। अगर ये पैराग्राफ आपको दिया जाए तो आप उसको कैसे समराइज करेंगे, एक अंदाजन रफ आइडिया मुझे बताएं कैसे करेंगे। मैम ये 2 लाइनें। हाँ, दो लाइनें। जी। द हाँ, एंजाइम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कौन सी लाइन बता रहे हो, ये काउंट करके बताएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिफ्थ में, सेकंड लास्ट में। द एंजाइम एंड मॉलिक्यूल्स। फिफ्थ वाली, 1 2 3 4 5। द अच्छा, एंजाइम्स एंड ठीक है, द मॉलिक्यूल्स। एंजाइम्स एंड मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल। अच्छा ठीक है, तो ये लाइन आपने क्यों यूज की। इसमें मैम कोई फुल कॉमन ही है। अच्छा ठीक है, और कोई वजह, और कोई वजह। है मैम इसमें कॉमन। देखें समराइज रिटन टेक्स्ट में अगर आप इसका आंसर देखें, अगर हम इसको सबमिट करते हैं राइट, तो आपको पता चलेगा कि यूजली ये जो आंसर्स पिक करते हैं ना, ये पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इवन आइल्स में भी ये रूल है, जो पैराग्राफ्स, जो भी पैराग्राफ्स आए हुए होते हैं उसकी पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसकी लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बीच की कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर मैं सबमिट करूं तो वो खुद दिखाएगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ से आंसर्स पिक किए। ठीक है, पता नहीं अभी आंसर्स दिखाएगा कि नहीं। हाँ, तो देखें, ये देखें, बायोफिल्म्स नेशनल एबिलिटी इन द सर्टेन एनिमल्स लाइक जेलीफिश, जेलीफिश, ये उन्होंने पहली ही लाइन से उठा लिया है। ठीक है, असल में यहाँ आ नहीं रहा, मैं अपना मॉक दिखाती हूँ आपको, वहां से पता चलेगा, वहां बड़े क्लियरली नजर आता है। एक सेकेंड, मैं आपको अपना मॉक दिखाती हूँ। तो मेरे जब तक 18 ही आए थे तब तक मैंने, वहां पे आपको वो क्लियरली नजर आएगा कि वो ये जो समराइज रीडिंग टेक्स्ट करते हैं ये कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। तो आपके लिए ऐप यूं नहीं इतनी अच्छी, सबसे बड़ी अच्छी आंसर थी। एक सेकेंड, माई टेस्ट है ना, मैंने लास्ट दिया था 12 को, ये तो मैंने किसी को अपना शेयर किया हुआ था तो उनके टेस्ट में।
2 मिनट दे दे, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये मेरा टेस्ट होगा क्योंकि मैंने 10 को आखिरी दिया था। आई होप सो ये मेरा, हाँ ये मेरा है, ठीक है। अब मैं आपको राइटिंग वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ। मेरे यहाँ पे भी 84 है और रियल में भी 85 है राइटिंग। ये देखें, ये मेरा आंसर है, ठीक है। यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ये पैराग्राफ है, योर आंसर। स्कोरिंग तो मेरे भी 5 ही। किधर गया? हम्म। कहने का मकसद ये है कि यूजुअली जो ये आंसर्स लेते हैं ना, वो जो पहली लाइन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो लास्ट लाइन होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी जो होते हैं बीच की चीजें, वहाँ पहले, सबसे पहले आप पैराग्राफ की सबसे पहली लाइन उठाएं, ठीक है। सबसे पहली लाइन आपने उठा ली, फिर आप जाएं सबसे आखिरी लाइन, सबसे आखिरी लाइन आपने उठा ली, बीच में एंड लिखते, एंड आपने लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए आपके वर्ड काउंट कितने हैं। अगर आपके वर्ड काउंट 60s में आ रहे हैं तो ठीक है, आपका काम हो गया। अगर आपके 60s में नहीं आ रहे तो फिर एक और लाइन देखें जो इम्पोर्टेंट हो, जिसमें कम आपने जो है वो की हुई हो, कॉमास वगैरह कम हो। उसमें दिखा नहीं रहा, एक सेकेंड। इसमें मेरे ऐसे में फुल आया, इससे देख रही हूँ। समराइज रिटन टेक्स्ट। अच्छा, मैं, आप एप्रिल नहीं खोलेंगे ना तो इसमें फिर अभी तो दिख नहीं रहा। अच्छा खैर, इसकी ट्रिक ये होती है समराइज रिटन टेक्स्ट में कि जो सबसे पहले पैराग्राफ की लाइन होती है उसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन होती है, फिर जो सबसे लास्ट में लाइन होती है उसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन होती है, वो आप एज इट इज टाइप कर लें। कुछ भी है उसको एज इट इज टाइप कर लें। देखिए अब ये खूबसूरत, कितनी खूबसूरत लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में एज सच कोई इतनी वो नहीं है। नहीं तो अगर इसमें आपको लग रहा है कॉमा फर्स्ट लाइन में ज्यादा है तो आप दूसरी लाइन ले लें। दिस incredible natural phenomena is not only a marvel to behold but also serves various functions in the animal kingdom। यहाँ पे कोई कॉमा नहीं था, आप ये वाली लाइन उठा रहे अगर, ठीक है। फिर आपने दूसरी लाइन को लास्ट की उठाई, तो अगर आप लास्ट की लाइन देखें, बियॉन्ड देयर नेचुरल ब्यूटी दे ऑफर, आप ये वाली ले लें, दे ऑफर वैल्यूबल इंसाइट्स एंड पोटेंशियल एप्लीकेशंस दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर साइंटिफिक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन। इसमें एंड दो आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तो आप भले एक एंड को छोड़ दें, दूसरा एंड लिख लें। जरूरी नहीं कि उन्होंने एंड लिखा हुआ है तो आप दोनों एंड लिखें, आप उस लाइन को एज ए कंटिन्यू लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कहने का मकसद ये था कि कुछ भी आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा उसके अंदर था। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने रीऑर्डर्स कैसे किए थे, रीऑर्डर्स में आपकी ट्रिक क्या थी, क्योंकि आपकी रीडिंग में कम है, तो रीऑर्डर आपने कैसे बनाए थे?